Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Sarita Mittal, your SST teacher. Students, hope you all are fit and fine. Today we will start our new chapter in geography, that is air. Watch the video carefully. So students, let's begin. What will we study? आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट अबाउट एयर एंड इट्स कंपोजिशन. एयर क्या है, ये किन किन गैसेस की कंपोजिशन से हमारी एयर बनी है. सेकंड अबाउट एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है, हमारी अर्थ के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है. थर्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कैसे वर्क करता है और ग्लोबल वार्मिंग हमारी अर्थ के लिए कैसे हार्मफुल है. फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, कितनी लेयर से मिलकर ये बना है, एट्सेट्रा, ये सब पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट टॉपिक इज़ एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन. पहले हम एयर के बारे में समझते हैं एंड देन हम इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में समझेंगे. बच्चों, एयर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो आप सब जानते ही हो. हम इसी एयर में ब्रीथ करते हैं. हम भोजन और पानी के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन एयर के बिना एक पल भी ज़िंदा नहीं रह सकते. बट हम एयर को देख नहीं सकते, बस इसे फील कर सकते हैं. नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर. स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि एयर जिसमें हम सांस लेते हैं वह कई गैसेस से मिलकर बनी है, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है. बिसाइड्स इट कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी पाई ग्राफ में देख सकते हैं. हमारी एयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है. अब इन गैसेस को वन बाय वन करके समझते हैं. फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन. जब हम इनहेल करते हैं मीन्स सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ एक बड़ा पार्ट नाइट्रोजन का भी हमारे अंदर लंग्स में जाता है. और अगर प्लांट्स की बात करें तो उन्हें नाइट्रोजन सर्वाइवल मीन्स अलाइव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. बट प्लांट्स अपने लिए नाइट्रोजन डायरेक्ट एयर से नहीं ले सकते. इसके लिए बैक्टीरिया जो प्लांट्स की रूट्स में सॉइल में रहते हैं वो हेल्प करते हैं और वे नाइट्रोजन की फॉर्म चेंज कर देते हैं सो दैट प्लांट्स कैन यूज़ इट. सेकेंड वन इज़ ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की. द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल, दैट इज़ नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी एयर में पाई जाने वाली गैस है. इसे हम ह्यूमंस, एनिमल्स इनहेल करते हैं, जबकि प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं. एक्सहेल मीन्स सांस छोड़ना. नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट गैस इन आवर एयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें स्टूडेंट्स जस्ट रिवर्स होता है. यह ह्यूमंस एंड एनिमल्स एक्सहेल करते हैं एंड प्लांट्स इनहेल करते हैं. बच्चों, हमारे नेचर ने देखिए कितना ऑटोमेटिक सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाया हुआ है कि हम ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, जबकि प्लांट्स इसका रिवर्स करते हैं. वे कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं. इस तरह ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं. इससे कॉन्स्टेंटली एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है. अब इस प्रोसेस को हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि प्लांट्स ने, ट्री ने जो ऑक्सीजन एक्सहेल की वो ह्यूमन और एनिमल इनहेल कर रहा है, और ह्यूमन और एनिमल ने जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की वो ट्री इनहेल कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स. लेकिन बच्चों, अगर हम ट्रीज़ को कट करते हैं तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. बहुत लंबे टाइम से हम बड़ी बेरहमी से डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, मीन्स अपने जंगलों को काटते जा रहे हैं, जिससे हमारी अर्थ पर ऑक्सीजन और फ्रेश एयर की लगातार कमी होती जा रही है. क्यों कमी होती जा रही है? क्योंकि जैसे अभी पीछे आपने डायग्राम में देखा,
ट्रीज़ ही हमें ऑक्सीजन दिया करते थे और उनको ही अब हम काटते जा रहे हैं। ये बैलेंस कॉन्टिन्यूसली अपसेट होता जा रहा है बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड बाय पोल्यूशन ऑफ व्हीकल्स एट्सेट्रा। और इस तरह से हम बिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड ईच ईयर प्रोड्यूस कर देते हैं। एज ए रिज़ल्ट हम लोग रेस्पिरेटरी डिजीज़ या सांस से रिलेटेड बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं और हमारी अर्थ का वेदर और क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। Students, here your first topic has been completed and here we start our second topic about atmosphere. हमारी अर्थ को एक लेयर चारों ओर से घेरे रहती है लाइक अ ह्यूज ब्लैंकेट, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हम सभी जितने भी अर्थ पर लिविंग बीइंग्स हैं वो अपने सर्वाइवल या अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए एटमॉस्फेयर पर डिपेंड रहते हैं। एक तो एटमॉस्फेयर हमें सांस लेने के लिए एयर प्रोवाइड करता है। सेकंड, ये हमें सन की हार्मफुल रेज दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है। जैसे कि बच्चों आप अपनी फर्स्ट पिक में अर्थ के ऊपर देख सकते हो, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट देख रहे हो और सेकंड पिक में सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से एटमॉस्फेयर को हमें बचाते हुए देख रहे हो। बच्चों, अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो डे टाइम में सन की हीट में हम बेक हो जाएंगे, जैसे ओवन में आपका केक बेक हो जाता है। और नाइट में इतनी कूल होंगी नाइट हमारी कि हम फ्रीज़र में रखी आइसक्रीम की तरह जम जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ पर इस एटमॉस्फेयर के कारण ही हम यहाँ जीवित रह सकते हैं। स्टूडेंट्स, here your second topic has been completed and now your third topic is greenhouse effect and global warming. We will understand it one by one. अभी स्टूडेंट हम कार्बन डाइऑक्साइड को के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे थे। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं कि इसके इंक्रीज़ होने से हमारी अर्थ पर कितना डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट पड़ता है। बच्चों, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हमारे एटमॉस्फेयर पर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी बढ़ने लगता है। क्या है ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? ये टर्म हम इस तरह से समझ सकते हैं, हमारी अर्थ सन से आई हुई हीट को ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू उतना ही कैच करती है जितना कि उसे ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा हीट को वह एटमॉस्फेयर में वापस भेज देती है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। तभी तो बच्चों गर्मियों में सनसेट होते ही आप गर्मी से थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। यदि हमारी अर्थ ऐसा ना करे तो नाइट में भी डे वाली गर्मी आप महसूस करोगे। बच्चों, जैसा आपको स्क्रीन पर फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया गया है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में फैक्ट्री स्मोक, कार फ्यूम्स एट्सेट्रा के कारण ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि अर्थ हीट को एटमॉस्फेयर में वापस नहीं भेज पाती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मीन्स अर्थ का टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक पहुंच जाता है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से कोल्डेस्ट पार्ट की स्नो भी तेज़ी से मेल्ट होने लगती है। इससे सी लेवल मीन्स सी एंड ओशियंस में वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और कोस्टल एरियाज़ या समुद्री इलाकों में फ्लड्स आ जाती है। और आगे धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होने से अर्थ पर बड़ा विनाश होता है। ग्रेजुअली प्लांट्स एनिमल्स एक्सटिंक्ट या विलुप्त होने लगते हैं। बच्चों, इसलिए हमारे साइंटिस्ट बढ़ते क्लाइमेटिक चेंज के लिए लगातार वार्न करते रहते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और नीड भी कि हम कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं, जिससे हमारी नेचर बैलेंस्ड रहे और प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स भी यहाँ सेफली रह सकें और सर्वाइव कर सकें। Now come to page number 22. Now students, your last topic is structure of the atmosphere. बच्चों, अभी और ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए इसको समझते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। As you can see on your screen, starting from the earth surface, वो इस तरह से हैं। फर्स्ट
troposphere, second stratosphere, third mesosphere, fourth thermosphere and fifth exosphere. अब इन लेयर्स को हम वन बाय वन करके समझेंगे. द फर्स्ट वन इज़ ट्रोपोस्फियर. ये फर्स्ट लेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसकी हाइट अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर तक है. जितनी भी वेदर से रिलेटेड लाइक रेनफॉल, फॉग, कोहरा, हेल स्टॉर्म, ओले गिरना, तूफान आना, वो सब इसी लेयर में होता है. इवन जिस एयर के थ्रू हम ब्रीथ करते हैं वो भी यही एग्जिस्ट करती है. सेकेंड वन इज़ स्ट्रेटोस्फेयर. ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर की लेयर है जो अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर तक की हाइट में फैली है. यह लेयर वेदर फिनोमिनन एंड क्लाउड से बिल्कुल फ्री है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, यहाँ स्काई हमेशा क्लियर रहता है. इस पर वेदर चेंजिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट दिस लेयर इज़ मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, क्योंकि इस लेयर पे क्लाउड से और फॉग से एक्सीडेंट्स होने का रिस्क नहीं रहता. सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर है, इस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही हमारी ओजोन गैस लेयर है. जैसे कि बच्चों आप जानते ही हो, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज लाइक एन अम्ब्रेला. बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट ओजोन लेयर पर भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर में बड़े बड़े होल्स हो गए हैं. एज अ रिज़ल्ट सन की अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट इन होल्स में से पास हो जाती है, जिस वजह से स्किन कैंसर एट्सेट्रा जैसी डिजीज़ हो जाती है. यहाँ आपको एक फैक्ट यह भी बता दें कि सबसे पहले ओजोन लेयर में छोटा सा होल एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के ऊपर देखा गया था, जो अब मैनी किलोमीटर्स तक फैल चुका है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. द थर्ड लेयर इज़ मीजोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ये लेयर 80 किलोमीटर हाइट पर होती है फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए एक प्रोटेक्टर का काम करती है फ्रॉम द मीटियर्स, जिसे आप बच्चों शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार भी कहते हो. मेसोस्फीयर मोस्ट ऑफ द उल्का या मीटियर्स को वहीं बर्न कर देती है और हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचने नहीं देती. इस प्रकार ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है. द फोर्थ लेयर इज़ थर्मोस्फेयर. इस लेयर पर हाइट बढ़ने के कारण टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज़ होता है. आइनोस्फीयर extending 80 to 400 kilometers is also the part of this layer in which radio waves are transmitted from the earth. Fifth and the last layer is exosphere. ये हमारे एटमॉस्फेयर की अपर मोस्ट लेयर है. इसको एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है. यहाँ बहुत थिन या पतली लेयर ऑफ एयर है. यहाँ पर लाइट गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन एट्सेट्रा फ्लोट करती रहती हैं. बच्चों, जितने भी टीवी प्रोग्राम्स और हाँ आपके क्रिकेट मैच वर्ल्ड में कहीं पर भी चल रहे हों, आप घर बैठे अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हो, वो लाइव टेलीकास्ट सब इसी लेयर में स्टैब्लिश किए गए सैटेलाइट सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाता है. क्लियर स्टूडेंट्स? हियर योर ऑल द 4 टॉपिक्स हैव बीन completed. Now students, this is the end of the first part of this chapter. Hope you have understood it properly. Watch the video sincerely as it would help to improve your knowledge. See you in the next video. Till then, stay safe. Thank you.